तो स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट से। देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है। अगर हम आपसे कहें कि स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई स्पेशल हीट। ठीक, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है C इक्वल Q अपान M इंटू डेल्टा T। मतलब किसी हम सब्सटेंस को स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो अमाउंट ऑफ हीट, किसी को मैं अमाउंट ऑफ हीट दूं तो अमाउंट ऑफ हीट देने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन हम मान लें कितना बेटा, यूनिट मास, कुछ ना कुछ तो आपको मानना पड़ेगा ना। सपोज दैट मैं इसी को ऐसे लिख देता कि जो आपने हीट दी Q, वो क्या करती है, वो मास और राइजिंग टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मान लो कोई सब्सटेंस है, उसका मास बेटा 1 kg है, आपने हीट दी है तो क्या करता है, वो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने का मीन्स होता है या तो डेंसिटी कम हो रही है या तो ज्यादा हो रही है, कुछ इस प्रकार से डेंसिटी बदलती है। इसका मतलब है अगर हम किसी को हीट देंगे तो क्या होगा, मास में अगर हीट दोगे तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। तो इसी कांस्टेंट को बच्चा Q इक्वल हम बोलते हैं M C डेल्टा T, और C को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, जब हम यूनिट मास को टेम्परेचर देख के 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराते हैं यूनिट मास को, तो हमको मिलती है स्पेसिफिक हीट यूनिट मास के लिए। तो आप चाहो तो डेफिनेशन बना सकते हो C इक्वल Q अपान M इंटू डेल्टा T। तो क्या लिख सकते हो, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज गिवन अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम फॉर यूनिट मास एंड राइजिंग 1 डिग्री सेल्सियस। किसी अमाउंट की स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो हम किसी सब्सटेंस को दें तो क्या दें, हीट देंगे। किसको देंगे, यूनिट मास को, यूनिट मास को। तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाएगा, या टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर तो ध्यान सुन लो, द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम फॉर यूनिट मास when temperature increases 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो हम क्या करें बेटा, किसी सिस्टम को दे दें तो सिस्टम को देने से यूनिट मास का जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाएगा। जैसे हमको सबसे बात पता है कि वाटर हमारे लिए सबसे पॉपुलर है, तो अगर यूनिट निकालो तो ये कैलोरी, ध्यान रखना जब भी हीट कैलोरी में होती है तो मास बेटा हमेशा ग्राम में होता है, और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है। लेकिन अगर कैलोरी की जगह आपने किलो कैलोरी लिखा, किलो कैलोरी, तो ध्यान रखना अब ग्राम नहीं होगा, अब होगा केजी और डिग्री सेल्सियस। अब आप चाहो किलो कैलोरी को फिर बदल सकते हो, किलो का मीन्स 10 की पावर 3 और कैलोरी का मीन्स 4.2 जूल, 4.2 जूल अपान बेटा केजी डिग्री सेल्सियस। मतलब बहुत सारी यूनिट है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस। तो आप चाहो तो शॉर्टकट में लिख सकते हो कि स्पेसिफिक हीट, दैट हीट which rise temperature 1 degree Celsius of unit mass at given heat to the system। स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट दें। तो यूनिट मास इसलिए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मास 1 kg हो, 100 kg भी हो सकता है, 200 kg भी, लेकिन हम लोग जब मानते हैं तो यूनिट मास ही मानते हैं। यूनिट मास का टेम्परेचर कितना बढ़ा दें, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करा दें, उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। फिर एक बेटा एक और टॉपिक होता है, जैसे वाटर है, वाटर में स्पेसिफिक हीट बड़ी डाउट करती है लोगों को, क्योंकि पेपर में देता नहीं है। वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर हम आपसे कहें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर,
स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है बच्चा? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आप चाहो तो भैया कैलोरी को किलो कैलोरी बना लो, चाहो तो कैलोरी को आप जूल बना लो, आप जो चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये तो बात हुई यूनिट मास की, यूनिट मास की। ऐसे ही हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को आप कहते हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में कितने एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में कितने एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है n, और बेटा n इक्वल होता है m अपान कैपिटल M। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। m क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। कैपिटल M क्या है? मोलर मास। आपने मोलर मास केमिस्ट्री में निकालना सीखा होगा। तो बेटा n इक्वल m अपान कैपिटल M से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई मोल्स की बात करे, केजी की बात ना करे, मोल्स की बात करे, तो उसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या बनेगी बच्चा? सेम फॉर्मूला। यहां पर सिंबल सी होता है, इसको छोटा सी है तो थोड़ा सा बड़ा बना लो सी। क्या बनेगा बच्चा? Q अपान मास नहीं होगा, मोल्स होंगे। मास की जगह क्या होगा? मोल्स। अब मोल से मास निकाल सकते हो इस फार्मूले से, ठीक। तो बताओ n इंटू डेल्टा T, ये बेटा फॉर्मूला हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट का। मतलब हम पर मोल्स में, यहां पर बात कर रहे हैं यूनिट मास में, तो यहां बात करेंगे यूनिट मोल में, यूनिट मोल में। तो जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हम यहां पर इसकी यूनिट निकालें मोलर की, तो ये तो कैलोरी है, लेकिन अब केजी नहीं है। यहां पर आप देखो ग्राम ले रहे हो ना, मास को ग्राम, तो यहाँ मास कहाँ है? यहाँ तो मोल है। तो मैं क्या लिखूं? कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। इसकी क्या बनी थी? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चाहो तो किलो कैलोरी में चेंज कर लो, चाहो तो जूल में चेंज कर लो, जिसमें चाहो उसमें आप चेंज कर सकते हो। यूनिट मोल में जो हीट होती है उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और जो यूनिट मास में होती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। हमारे पास 2 स्पेसिफिक हीट होती हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। एक कांस्टेंट प्रेशर पर होती है बच्चा, जिसको कैपिटल सीपी कहते हैं। कैपिटल सीपी नाम क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या लिखते हैं बेटा? मोलर टाइम्स मोलर मास टाइम्स स्मॉल सीपी। कैपिटल सीपी को कहते हो m टाइम्स छोटा सीपी, क्योंकि दोनों के सिंबल सेम ही होते हैं। तो आप एक को कैपिटल बना लो, एक को थोड़ा सा स्मॉल बना लो। ये कौन सा है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है? मोलर मास। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट। कहां पर? सेम सिचुएशन, एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे मैं आपसे कहूं सीवी निकालो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या लिखोगे? m टाइम्स स्मॉल सीवी। m टाइम्स स्मॉल सीवी। सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और m क्या है बेटा? मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? n इक्वल मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, ठीक है। अगर हम यूनिट मास का टेम्परेचर, फिर सुन लो, अगर हम हीट दें और यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या जितना भी बढ़ जाए, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन हम यूनिट मोल को टेम्परेचर दें या हीट दें तो टेम्परेचर वहां भी बढ़ेगा, उसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। दोनों का मतलब समझ में आया? यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, जिस हीट में बढ़ाओगे उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ऐसे ही यूनिट मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, उसको क्या कहते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। दोनों का डिफरेंस कंफर्म हुआ? मास की बात करें तो स्पेसिफिक हीट, और मोल्स की बात करें तो मोलर स्पेसिफिक हीट। बात कंफर्म है? वाटर की जो स्पेसिफिक होती है वो कंफर्म होती है, याद कर लो इसको, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, ये अगर किलो कैलोरी कर देगा तो ये केजी कर देगा। किलो कैलोरी को भैया जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि हीट की एसआई यूनिट जूल होती है। हीट की एसआई यूनिट जूल। तो हमको मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, अगर मास केजी में दे दिया तो हमको जूल ही लेना पड़ेगा बच्चे। तो जूल के लिए आपको तरीका पता है, 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं या 4.2 जूल होते हैं। ठीक है, इतनी बात पहले इतना नोट कर लो।
देखिए कैलोरीमेट्री, ये हो सकता है अपने क्लास हीट पहले 9th में तो हुआ करता था हीट का टॉपिक, यूपी बोर्ड में तो हीट का चैप्टर थोड़ा बहुत है, सीबीएसई में शायद मुझे लग रहा है शायद हटा दिया गया अभी। पहले हीट 2-3-4 साल पहले 9th क्लास में थोड़ा सा टॉपिक हुआ करता था। कैलोरीमेट्री क्या है बेटा? ये डिवाइस है जो मेजर करती है, हीट को मेजर करती है। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा कि जब मल्टीपल चॉइस बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ द कैलोरीमेट्री, तो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द हीट को मेजर करने की जो डिवाइस है उसको कहते हैं कैलोरीमेट्री। अब देखो कैलोरीमेट्री का प्रोसेस क्या है, आप खुद सोचो बेटा कि व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में कर दो डिफरेंट टेम्परेचर में, तो हीट कहां से कहां ट्रेवल करेगी? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक। ठीक है, अच्छा इसमें कहा जाता है कि अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी ना दें तो एक ऐसा सडन टाइम के बाद प्रोसेस आएगा कि जितनी उसने हीट लॉस किया उतना सामने वाले ने गेन कर लिया, मतलब दोनों का जो इक्विलिब्रियम में आ गए, मीन पोजीशन में। इसी को लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं। When two bodies of different temperature are placed in contact, then heat lost by hot body and it is gained by cold body. In this process, there are no external energy provided to the hot body. इस प्रोसेस में हमको ये ध्यान रखना है कि बाहर से हॉट बॉडी को कोई भी एनर्जी ना मिले। ऐसा क्यों होगा? अगर बाहर से एनर्जी मिलेगी तो ट्रांसफर चलता रहेगा प्रोसेस, तो प्रोसेस बंद होगा ही नहीं। इसीलिए एक विशेष बात बोल दी जाती है कि बाहर से कोई एनर्जी ना दी जाए, तो तब उस समय क्या होता है, हीट लॉस इक्वल हीट गेन। उस समय हीट लॉस किसके इक्वल होता है? तो अगर फिनोमिना क्या बना, व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, देन हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी एंड गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। इन दिस प्रोसेस देयर आर नो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड टू द हॉट बॉडी। हॉट बॉडी को बाहर से कोई आप एनर्जी नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है क्या, ये कहा जाए कि दोनों को वैक्यूम में रखूं? बात को समझना, अगर दोनों ऑब्जेक्ट एयर में हैं तो एयर में भी तो फ्रिक्शन होता है, रेजिस्टेंस होता है, एयर मॉलिक्यूल्स में एनर्जी होती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप एयर में रखोगे तो क्या प्रोसेस चलता रहेगा? तो क्या वैक्यूम में रख दें? वैक्यूम में रखोगे तो क्या हीट ट्रांसफर होगी? भाई वैक्यूम में तो देयर आर नो एयर मॉलिक्यूल्स, कोई एयर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो हीट जो जाएगी वो दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगी कैसे? क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करता है तभी तो एमिट करता है। अगर एटमॉस्फेयर में आपके मॉलिक्यूल्स ना हो, डस्ट मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, स्मोक मॉलिक्यूल्स, डस्ट मॉलिक्यूल जो भी हो जाए, वो सन की लाइट को क्या करते हैं, पहले एब्जॉर्ब करते हैं फिर एमिट करते हैं, तभी तो सनलाइट अर्थ तक आती है। अगर मॉलिक्यूल से ना हो तो सनलाइट अर्थ पे आएगी नहीं, क्यों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा ही नहीं। तो क्या ये कहा जाए कि वैक्यूम में प्रोसेस चलेगा? तो वैक्यूम में प्रोसेस नहीं चलेगा, क्योंकि हीट को ट्रांसफर करने के 3 तरीके हमारे पास हैं, और वो 3 में कौन सा फिट हो रहा है उसके साथ ये सोचना पड़ेगा आपको पहले। तो हम एयर में ही रखें, लेकिन हमको ये बात रखें कि आइसोलेटेड मीडियम हो। आइसोलेटेड का मीन्स होता है जो किसी के साथ कांटेक्ट में ना हो। अगर कोई किसी के साथ कांटेक्ट में है तो बाहर से एनर्जी मिल सकती है, तो हम उसको किस में रख लें? आइसोलेटेड मीडियम में रख लें। अगर आइसोलेटेड मीडियम में रख लो तो टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, देन हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी एंड गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। In this process, there are no external energy provide to the hot body. कोई भी आपको हॉट बॉडी को बाहर से एनर्जी नहीं देनी है। जब नहीं दोगे तभी हीट लॉस किसके इक्वल होगा? हीट गेन के। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक? कंटेनर की लैंग्वेज से समझ लो,
मान लो यहाँ पर कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास कुछ हीट है और एक सेकंड कंटेनर भी मैंने लगा दिया है और ये आपके पास आइसोथर्मल वाल है। आइसोथर्मल एडियाबैटिक नहीं है, मतलब कंडक्टिंग वाल है। कंडक्टिंग वाल की प्रॉपर्टी होती है कंडक्ट कराना, ट्रांसफर कर सकता है, हीट का ट्रांसफर कर सकता है। अब सोचो कि इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है और बेटा T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो भैया स्वाभाविक सी बात है T1 से हीट निकलेगी, कहां जाएगी? T2 में। तो क्या हीट चल रही है? चल तो टेम्परेचर कम हो रहा है ना। तो मान लो कि इस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट C1 है, इसका मास M1 है, इसका टेम्परेचर मैं लेट कर लेता हूं T1 है और इस ऑब्जेक्ट का मास M2 है, स्पेसिफिक हीट C2 है और टेम्परेचर कितना है? T2 है। तो जरा सोचो कि पहले T1 डायरेक्ट T2 में थोड़ी जाएगा, पहले सराउंडिंग में जाएगा, सराउंडिंग में जो दोनों के बीच का मीडियम है। तो सराउंडिंग में जाएगा तो मैं लेट मान लेता हूं कि जंक्शन का टेम्परेचर कितना है? T है। इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना है? T है। तो अब T से कहां पे जाएगा? T2 में, जितना इसको नीड होगी, जितना इसको नीड होगी। तो बताओ, आप कह रहे हो हीट लॉस इक्वल हीट गेन, तो भैया कितना लॉस किया? लेट Q1, कितना गेन किया? लेट Q2। तो बताओ Q1 कितना है? mc डेल्टा T। अभी आपने फॉर्मूला लिखा mc डेल्टा T, यही तो फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का। तो बताओ हीट कितनी दी आपने? m1 c1 डेल्टा T। कितना से कितना? T1 से T पहुंचा, तो T1 से T तो क्या लिखोगे? T1 माइनस T1 से T में, तो T1 माइनस T इक्वल कितना गेन किया? M2 C2 डेल्टा T। तो बेटा T से कितने में पहुंचा? T2 में, तो T माइनस T2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलोरीमेट्री। M1 C1 T1 माइनस T इक्वल M2 C2 T माइनस T2। पहले हीट निकली, कहां गई? सराउंडिंग में। फिर सराउंडिंग में कहां गई? ऑब्जेक्ट के पास। किस ऑब्जेक्ट के पास? जिसका टेम्परेचर कम था या जिसका हीट कम है। तो हीट को कम करने से अच्छा है कि टेम्परेचर कम को ज्यादा बढ़िया है। तो बताओ ये दोनों कांटेक्ट में है। हीट लॉस किसने की? हॉट बॉडी ने। किसने गेन किया? कोल्ड बॉडी ने। इसीलिए मैंने कहा T1 T2 से बड़ा है, T1 T2 से बड़ा। प्रोसेस चेंज भी हो सकता था, T2 T1 से बड़ा होगा तो ये लॉस करेगा, ये गेन करेगा। लेकिन आपको बाहर से किसी को एनर्जी नहीं देनी है। एनर्जी जब नहीं दोगे तो हीट लॉस किसके इक्वल होगा? हीट गेन के। इसी को लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं। ठीक है, कैलोरीमेट्री क्या है? डिवाइस है जो क्या मेजर करती है? हीट को। उसका प्रिंसिपल क्या है? टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, देन हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी एंड इट इज गेन्ड बाई कोल्ड बॉडी। देयर आर नो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड टू द हॉट बॉडी, देन हीट लॉस इक्वल हीट गेन। जितना वो लॉस करेगा उतना ही बेटा वो क्या करेगा? गेन करेगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए कह रहा है अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम। एक आयरन का पीस है जिसका मास बेटा 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम मैं मास लिख देता हूं m। m कितना है? 100 ग्राम। ध्यान रखना ये क्या है? आयरन। फिर कह रहा है इज केप्ट इनसाइड अ फर्नेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन पुट इन द कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है बच्चा, सिंबल से फिजिक्स में उसका एक स्पेशल बना देते हैं लोग W, 10 ग्राम, लेकिन कहते उसको मास ही है। ठीक, कहते उसको मास ही है। इसको वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। ठीक, अब आगे सुनो बेटा। उसके बाद कह रहा है ऑफ कंटेनिंग 240 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर कितने ग्राम है? m 240 ग्राम। कौन बच्चा? वाटर। ठीक, अब कह रहा है एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो T1 कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। द मिक्सचर अटेन अ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। मिक्सचर का मतलब होता है जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है, अभी बताया था T कितना? 60 डिग्री सेल्सियस।
फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द आइस, बताइए आइस का टेम्परेचर कितना है, T2। क्या पूछा, आइस का टेम्परेचर कितना है। फिर लिखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, आयरन की स्पेसिफिक हीट दे रहा है, स्पेसिफिक हीट होती है C, तो आयरन की दे रहा है बेटा C, आयरन कितना दे रहा है बच्चा, 470 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये मैं न्यूमेरिकल पूरा फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लो। अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट इनसाइड अ फर्नेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन पुट इन द कैलोरीमीटर। पहले फर्नेस मतलब अंदर गर्म किया गया, ठीक, अंदर गर्म किया गया, फिर उसको निकाल के कैलोरीमीटर में डाल दिया गया। पहले आयरन के पीस को गर्म किया गया और गर्म करने के बाद उसको कैलोरीमीटर में डाल दिया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि उस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट है 10 ग्राम और उसमें 240 ग्राम वाटर है, वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो मिक्सचर कह रहा है इक्विलिब्रियम में आता है 60 डिग्री सेल्सियस पे। ये मिक्सचर दोनों के इक्विलिब्रियम में कब आते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताओ कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ आइस, आइस का टेम्परेचर कितना होगा। बताइए भाई, आइस का टेम्परेचर कितना होगा। इसका मतलब है हीट लॉस कर रहा है आयरन, क्योंकि पहले उसी को गर्म किया गया ना, तो हीट लॉस कौन कर रहा है, आयरन, और ले कौन रहा है, कैलोरीमीटर। कौन ले रहा है, कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर में दो चीजें थी बच्चा, कैलोरीमीटर में वाटर पहले से इक्विवेलेंट भरा है, जैसे मरकरी भरा हो उसके अंदर, तो वाटर इक्विवेलेंट पहले से भरा है, और साथ ही साथ उसके अंदर वाटर भी है, उसके अंदर क्या है, वाटर। तो हम एक काम करें, कॉन्सेप्ट वही है बेटा, हीट लॉस्ट बाय कौन बेटा, आयरन। कौन लॉस कर रहा है, आयरन। तो बताओ गेन कौन कर रहा है, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर ले रहा है, साथ में कौन ले रहा है, वाटर, क्योंकि कैलोरीमीटर के अंदर क्या है, वाटर है। बोलो इतनी बात ठीक है भैया। आयरन कोर को फर्नेस में रख दिया गया, मतलब भट्ठी में रख दिया गया, भट्ठी में रखते हुए गर्म हो गया, गर्म हो गया, इसका मतलब है उसको रख दिया गया कैलोरीमीटर के अंदर। कैलोरीमीटर का खुद का एक अपना मास है और उसके अंदर वाटर है, वाटर का भी मास है। तो कह रहा है कि उसका मिक्सचर का टेम्परेचर 60 पहुंच जाता है। मिक्सचर मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में जब आए तो 60 पहुंच गया। तो कह रहा बताओ जो वाटर इक्विवेलेंट है वो जब आइस के फॉर्म में चेंज होना चाहेगा तो बताओ कितना उसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ जाएगी कैलोरीमीटर के अंदर। तो लॉस कौन कर रहा है यहाँ, ये तो समझ में आ गया, वो आयरन कर रहा है। गेन कौन कर रहा है, कैलोरीमीटर, और कैलोरीमीटर के साथ जिसके पास वाटर है वही तो ले रहा है। तो फॉर्मूला लगाना शुरू करूं। फॉर्मूला सबको पता ना, मैं लिखूंगा तो नहीं बार बार MC डेल्टा T, तो पता ही आपको, अपने मन से अप्लाई करना है। तो बताओ फॉर्मूला होता, मैं फॉर्मूले को अलग से लिख दे रहा हूं कि हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल MC डेल्टा T। तो बताओ बेटा, बताओ लॉस किया आयरन ने, तो आयरन का मास कितना लिखा है, 100 ग्राम। आयरन का मास 100 इंटू MC, C कितना, आयरन 470, 470। ध्यान रखना ये ग्राम में और ये केजी में। देखो यही समस्या है थर्मोडायनेमिक की, हर जगह ग्राम और कैलोरी। तो मैं इसे चेंज नहीं करूंगा, क्यों नहीं चेंज करूंगा अभी समझना। इनटू डेल्टा T कितना, इसका टेम्परेचर T1 से लेकर कहां पहुंचा, T तक पहुंचा ना, तो T1 से लेकर T तक पहुंचा तो क्या लिखोगी, T1 कितना है, T1 कितना 20, नहीं हमको लगा, फिर से न्यूमेरिकल को पढ़ लो। नहीं फिर से न्यूमेरिकल पढ़ो, क्योंकि T1 20 कैसे होगा, बहुत कम है। तो आयरन वाले को हमने M1 कर दिया और वाटर वाले को M2 कर दिया। तो वाटर को 20 दिया था तो वाटर को 2 माना है, तो मैंने वाटर में लिख दिया 2। तो आपको इसका मतलब है कि जो लॉस किया किसने, आयरन ने, वो निकालना है, तो T1। तो अब इसको लगाओ, आयरन ने कितना लॉस किया, क्या लिखूं मैं, T से लेकर T1 से लेकर T तक। तो T1 कितना है नहीं पता, T कितना बेटा 60, यही तो फॉर्मूला था, M1 C1 T1 माइनस T, ठीक है, इक्वल
अब बेटा वाटर के साथ दो दो है मास, देखो 10 ग्राम 240 ग्राम, 10 ग्राम को भी मिला कैलोरीमीटर, क्योंकि उसका भी कुछ मास है और वाटर का भी, तो दोनों मास को ऐड कर लो क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो बताओ टोटल मास कितना, 250। ये ग्राम है, देखो केजी बनाओगे ये पावर खत्म हो जाएंगी, इसलिए नहीं चेंज किया। इनटू वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। समस्या ये है, ये दे रहा है जूल, ये दे रहा है जूल में, इसका मतलब है इसको बदलना पड़ेगा। तो वाटर का सी, वाटर कितना होता है बेटा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बेटा 1 कैलोरी का मीन्स 4.2 और ये बन गया जूल, ये बन गया जूल पर ग्राम, ग्राम का मीन्स -3, क्या बन गया केजी डिग्री सेल्सियस। तो क्या बना 4.2 इंटू 10 की पावर, ठीक है 4.2। ये ऐसा करना पड़ा क्योंकि बच्चा ये जूल में दे रहा था, ये देखो सी इसका जूल में, तो यूनिट बदल जाएंगे सब, तो इसलिए मैंने इसको जूल में चेंज कर लिया, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो बेटा कितना आया 4.2 इंटू 10 की पावर 3। बताओ कितना बच्चा, T माइनस T कितना 60 और T2 20, 60 माइनस 20 40। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करना है आपको। तो क्या किया जाए भाई, कुछ छोटा किया जाए, 1 2 1 2, ठीक है। तो यहां बेटा 470 T1 माइनस 60 इक्वल बेटा यहां पर हो गया 25 424, ठीक है 100, 4.2 इंटू 10 की पावर 3। तो 470 T1 माइनस 0 और फिर 0, 6 7 जा 42, 4 और 6 4 जा 24 28, ठीक है इक्वल बेटा इसको 4200 लिखोगे तो 420, एक जीरो हटा लो, 4200 हट गया और 3 0 1 2 3, ठीक है 4.2 में 100 से मल्टीप्लाई करो 4200, एक जीरो हटा लो तो 420, तो ये बन गया और 3 0 1 2 3, ठीक है बेटा इसको उधर ले जाओ तो 470 T1 इक्वल 4 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, जैसे बच्चे जोड़ते हो वैसे जोड़ो, 2 8 2 0 0, ठीक तो 0 0 2 8 4 4, सही है मैथ मेरी, 4 4 8 2 0 0। तो बताओ T1 इक्वल 4 4 8 2 0 0 अपान 470, 0 से 0 कैसे, सोचो 47 है तो 10 एक बार तो जाएगा नहीं, तो 9 बार जाएगा। अब तरीका तुमको देखना भाई, मैं तो 50 मान लूंगा, इसको 50 मान लूं, हाँ भाई अब मैं इतना बड़ा थोड़ी करूंगा, तो ऑनलाइन है तो आप पूरा करो सोल्यूशन, ऐसा नहीं होगा। 4 4 8 2 0 अपान 50, ठीक है बेटा 0 से 0 काट दिया बेटा, 5 8 जा 40, 5 4 बचा 4 48, 5 9 जा 45, कितना बचा 3 बचा, 5 6 जा 30, फिर पॉइंट अब आगे लगा के तुम कर लेना जितना भी आ जाए, 4 डिग्री बेटा 896 आया, लेकिन ये आएगा नहीं, ये 900 के आसपास आएगा क्योंकि 47 है, आपने 50 माना है, ठीक है तो 9 के आसपास आएगा जितना भी आ जाए। ओके सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं, लिक्विड ए एंड बी एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड ए बेटा 30 पर है तो ए वाले को नाम लिख लो TA 30 डिग्री सेल्सियस, और बच्चा बी वाला है 20 डिग्री सेल्सियस। When mixed in equal masses इसका मतलब है कि बेटा मास A का मास B के बराबर है, ठीक है A का मास B के बराबर है। The temperature of the mixture is found 26, मिक्सचर का टेम्परेचर है T 26 डिग्री सेल्सियस।
तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट, बताइए स्पेसिफिक हीट का रेशियो कितना होगा। तो इसमें लॉस गेन सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ए लॉस करेगा और बी क्या करेगा, गेन। तो पहले फिनोमिना सेट करो बेटा, हीट लॉस बाय ए इक्वल हीट गेन बाय बी। हीट कौन गेन करेगा, बी। इतनी बात ठीक है बेटा। बताओ फॉर्मूला, पहले ए वाला फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूं, एम सी डेल्टा टी। बहुत ध्यान समझो बेटा, इसका मतलब है जब तक क्यूए को क्यूबी के इक्वल नहीं मानोगे तब तक सोल्यूशन कर नहीं पाओगे। तो क्यूए को क्यूबी के मैंने इक्वल मान लिया। बताओ फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी, ए वाला है ना, तो एम ए कितना है, एम ए, ठीक। सी ए वाला है ना, सी ए नहीं पता, छोड़ो। डेल्टा टी, तो डेल्टा टी में 30 वाला 26 में पहुंचा, 30 वाला 26 में ना, तो T1 माइनस टी, तो TA माइनस टी। फॉर्मूला क्या बनाओगे, TA माइनस टी। तो TA कितना 30 और टी कितना 26। बोलो बात ठीक है, इतनी बात ठीक। इसने गेन किया तो बेटा इसका मास MB, इसका बेटा स्पेसिफिक हीट CB, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बच्चा क्या करूं, पहले जाता है मिक्सचर में, फिर मिक्सचर से जाता है ऑब्जेक्ट में। तो क्या लिखते हैं थे, T माइनस जो भी ऑब्जेक्ट हो, तो T माइनस कौन है, B वाला ले रहा हूं ना, तो T माइनस TB ऊपर लिख दे रहा हूं, T माइनस TB। तो T कितना है बेटा, T कितना 26 और TB कितना 20। बोलो बात ठीक है। यहां पर हमने क्या किया था, T माइनस T, सॉरी उल्टा लिख दिया, TA माइनस T, क्योंकि वो बड़ा था टेम्परेचर। ठीक है बेटा, सोल्यूशन करो। MA MB सेम काट दो, MA MB सेम। CA कितना बचा, 4 ना। CB कितना बचा 6, तो CA अपान CB 6/4। क्या रेशियो बच्चा, 3 रेशियो। तो अब उसमें वैल्यू दी नहीं है, वैल्यू देता है तुम सॉल्व करते हो। ठीक है, नोट कर लो।